नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हम कुछ और DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं क्लास को शुरू। 4800 रुपए पर 30 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज सालाना 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित होता है निकटतम पूर्णांक तक। खास क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों खास है मैं एक बार आपको दिखाता हूं। CI का ये चक्रवृद्धि ब्याज का जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा है, ब्याज पूछा है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो आपको बता दूं, इस चैप्टर में जो फॉर्मूला लगता है वो अमाउंट का लगाते हैं, क्योंकि ब्याज का फॉर्मूला तो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100, रेट बाई 100, और इसकी पावर होती है समय यानी कि T, ठीक है भाई। अब मैं एक बार यहां से रख के दिखाता हूं तुम्हें। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, मतलब हमने कितने बैंक को दिए और बैंक कितने लौटा रहे हैं। जो हमने बैंक को दिए वो तो है प्रिंसिपल, बैंक ने जो लौटाया वो है अमाउंट यानी कि मिश्र धन। क्लियर है। तो प्रिंसिपल तो 4800 रुपए था, ये 4800 लिख दिया। 1 प्लस रेट कितना है 8%, बटे में 100, इंटू में टाइम कितना है 2.5 साल। ध्यान दो, टाइम इज 2.5 साल, यही खास है यहां पर। 30 महीने, आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 30 महीने का मतलब 12 दूनी 24 और 6 महीने एक्स्ट्रा यानी कि 2.5 साल। अब इसको अगर तुम बाई डिटेल करोगे ना, सुन, अब मैं अभी ट्रिक बताऊंगा। बाई डिटेल करोगे तो यहां 4800 लिखोगे, 4 दूनी 8, 4 2500, 25 एकम 25 और 2, 25 एकम 25 और 2, 27 बटे 25, और इसकी पावर कितनी दे रखी है भाई 2.5, ठीक है। तो ये 2.5 अब सोल्व कैसे होगा, पहले तो इसके बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है। इस 2.5 को तुम सोल्व कैसे करते हो, मैं एक बार फिर से लिखता हूं भाई, ऊपर ही लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। इस 2.5 साल को ऐसे सोल्व करते तुम, 2 साल तो एक बार ले लिए तुमने, और फिर जो दर है ना दर, उसका 1/2 करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। आधा साल था ना, तो आधे साल के लिए दर को 1/2 कर लेते हैं। तो इसको जो मैं सोल्व करूंगा, 4 दूनी 8, 4 2500, तो यहां से ये क्या बनेगा 4800 गुणा 25 एकम 25 और 2, 27 बटे 25, लेकिन पावर 2 है तो इसको आप 2 बार लिखेंगे। बात समझ में। इससे काटा 2 से 4 और 4 से काटा ये 25 पे, तो ये कितना बन गया 1 जमा 1/25, तो इसको लिखूंगा 25 एकम 25 और 1, 26 बटे में 25। क्लियर। और जब तुम इसको सोल्व करने बैठोगे तो तुमसे ये कैलकुलेशन ही नहीं होनी। क्यों भाई, मल्टीप्लाई क्या थोड़ी दे रखी है यहाँ पे, और कट भी कौन सी वाली वैल्यू रही है, बस इससे ये वाली तो कट जाएगी, आगे वाली को क्या करूंगा, वो तो कटेंगी नहीं। तो ये है भाई इसका तरीका, कौन सा, फॉर्मूले वाला। लेकिन ट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा H2O पी लूं, उसके बाद बताता हूं। तो मैंने इस कैलकुलेशन को करके देख लेना एक बार, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर यहां वाला नंबर पूरा होता ना, जैसे 2 होता, 2 का मतलब क्या, मैंने इसको काटा 25 एकम 25 और 2 27, 27 बटे 25 आ गया, तो मैं 2 बार लिखता। ये 3 लिखा होता तो मैं इसी को 3 बार लिख लेता। लेकिन अगर दर फ्रैक्शन में आ जाए ना, जैसे 2 सही 1/2 साल, तो 2 साल वाला पोर्शन अलग लिखेंगे और इसी पोर्शन को जो बच गया ना फ्रैक्शन वाला पोर्शन, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तरीका है इसका, ठीक है। अब भाई ये तरीका तो थोड़ा सा खतरनाक हुआ, कैलकुलेशन खतरनाक हुई। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपका ये, जो मैंने अभी आज की क्लास में पढ़ाया भी था। आपको बता दूं, इंटरेस्ट 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड होता है। सिंपल तो सिंपल होता है, नाम ही उसका सिंपल हो गया। मतलब सिंपल क्यों हुआ, क्योंकि वो हर साल सेम ही मिलेगा। अगर आपने 100 रुपए उधार ले लिए किसी से और उसने कहा मैं 10% सिंपल इंटरेस्ट लूंगा, तो इसका मतलब 100 का 10% होगा 10 रुपए। बताई थी भाई मैंने बात। तो 10 रुपए ब्याज होगा 1 साल का। अगर तुमने 2 साल के लिए ले लिए तो फिर से 10 और 10 20 रुपए ब्याज होगा। 3 साल के लिए तो 10 10 10 30 रुपए होगा। 4 साल के लिए 10 10 10 10, जितने भी साल लोगे तो 100 का 10% यानी कि 10 रुपए ब्याज होगा हर साल, इसीलिए तो इसको सिंपल बोलते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आप सभी जानते हैं इस बात को।
आप क्या बोलते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज पर ब्याज, ऐसे बोलते हो ना भाई, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो ब्याज आपको पहले साल मिलता है ना, वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। यानी कि 100 रुपए आपने उधार लिए, 10 रुपए ब्याज मिला, तो अब प्रिंसिपल 110 बन गया, तो 110 का 10% मिलेगा अगले साल। तो यहां ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट, यानी कि क्रमागत वृद्धि। तो इसी बात को आप इससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़े ध्यान से, क्योंकि इससे करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, और इससे करोगे तो तुम खुद कैलकुलेशन करके देख लेना, एक बार घड़ी में टाइम नोट करके करना कि भाई कितना समय तुम्हें लगा, पता लग जाएगा तुम्हें अपने आप। अब इससे करूंगा तो ध्यान दो, क्वेश्चन कितने साल का है, 2.5 साल का, 30 महीने मतलब 2.5 साल। तो इस 2.5 साल में एक एक के मतलब 2 साल जो है, 1 और 1 2 साल है ना, इसका मतलब x की वैल्यू को तुमने 8 लेना है, y की वैल्यू को 8 लेना है, x और y 8 ले लिए, ठीक है। ये पहले साल की बात है, ये दूसरे साल की बात है, 2 साल की बात हो गई, आधा साल और बचा, उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल नहीं, पहले इन 2 साल का ब्याज देखते हैं। अगर दर 8% थी तो 8% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना बनेगा, तो तुम कैसे निकालोगे, x की वैल्यू को 8 रखोगे, +8 गुणा 8/100, और ये कितना बनेगा भाई, 8 और 8 16, और 16 और ये 8 8 64, तो 16.64% ब्याज बनेगा। अगर क्वेश्चन 2 साल का होता ना, सुनना अब ध्यान से, अगर क्वेश्चन 2 साल का होता तो तुम इस प्रिंसिपल वैल्यू का 16.64% निकाल देते, वो आता आपका क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। सीधी बात समझ में आई, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, यहां भी बता दूं, यहां जो आंसर निकालोगे ना, तुम्हारा अमाउंट आएगा, मिश्र धन आएगा, उसमें से फिर 4800 माइनस करना, तब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा फार्मूले के हिसाब से, ठीक है। ये बात बतानी भूल गया था, आप बता दी, लेकिन यहां से सीधा ही ब्याज आ जाएगा, सीधा ही CI आ जाएगा, ध्यान रखना। तो 48 का 16.64% निकालोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, ब्याज मिलेगा। क्लियर है, कितने साल का मिलेगा, 2 साल का मिलेगा, पर क्वेश्चन में तो 2.5 साल थे। इसका मतलब ये ब्याज तो मेरा है, इसके साथ आधे साल का ब्याज हो रहा है। तो अब मुझे बताओ, 8% जो दर है वो तो 1 साल की है, 8% दर का मतलब 1 साल में 8 रुपए ब्याज, लेकिन अगर 6 महीने की बात करूं तो 6 महीने तो 4 रुपए ब्याज हुआ। तो ध्यान रखना, इस आधे साल के लिए आप दर 8 नहीं लेंगे, 4 लेंगे। ये बात समझ में आई। तो अब 2 साल का ब्याज हो गया ये, अब मुझे 2.5 साल के लिए क्या करना है, ये वाला ब्याज तो मेरे पास आ गया, ठीक है, प्लस में इस 4% से और, यानी कि अब x की वैल्यू क्या लो रहे हो तुम, ये, और y की वैल्यू तुम क्या ले रहे हो, ये 4। क्या बात समझ में आ रही है। तो क्योंकि ये जो फार्मूला है ना भाई, ये 2 वैल्यूज पे ही लगता है, ये बात ध्यान रखना, 2 वैल्यूज पे ही लगता है। तो इसका मतलब पहले साल की दर और दूसरे साल की दर टोटल मिला के ब्याज बना गई कि इतना ब्याज बनेगा 2 साल का, ठीक है। अब फिर से ये वाली दर, यानी कि ये वाला ब्याज और ये वाली दर से ब्याज, कितना ब्याज बनेगा, तो मैंने कहा x की वैल्यू ये ले ली, y की वैल्यू ये ले ली, ये ध्यान रखना, बस यहां पे यही गड़बड़ होनी थी। प्लस 16.64 इंटू 4/100, अब ये कितना बनेगा, इसको देखते हैं, 16 और 4 20.64, तो ये बन गया। प्लस में इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 चौके 16, 4 छिके 24 और 1 25, 4 छिक 24 और 2 26, 4 एकम 4 और 6, और 2 पॉइंट देखो, 2 तो ये इसके नाम के 100 हो गए, 100 ही हो गया, तो ये पॉइंट ये बनेगा, सीधा लिख रहा हूं भाई थोड़ा सा, 0.6656 ये बन गया। और इस पूरे को मैं सोल्व करूं तो कितना बनेगा ये भाई, इसको ऐड करोगे तो 5 6 6 और 4 10, 6 6 12 और 1 13, 21 दशमलव इतने %। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई। ये क्या बन गया भाई, ये ब्याज बन गया। क्लियर है। तुम्हें लग रहा होगा कि सर वो ज्यादा आसान था, ये ज्यादा आसान है, ये समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, ठीक है। तो यहां से 21.3056% ब्याज बन गया, तो CI क्या बनेगा इसका, 21.3056%। बोला सर ये कौन सा आसान है कैलकुलेशन, इतना खतरनाक तो नंबर लिखा गया यहां पे। तो मुझे एक बात बताओ, जो मैं इस नंबर को ऐसे हटा के यार इतना कर दूं,
अब तो सही है, अब तो आसान हो गया ना, 21.3%। और ध्यान दो आंसर अप्रोक्स बताने, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 4800 का 21.3%। परसेंट का नाम का क्या लगाते हैं भाई, 100 लगाते हैं। पॉइंट हटाने के नाम का क्या लगाते हैं, 1 जीरो और लगा देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, उड़ गई। अब 48 की गुणा 213 से करते हैं। 8 तिया 24, 8 एकम 8 और 2 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 4 तिये 12, 4 एकम 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 4 2 7 5 12, 8 9 और 1 10, 102 24। कितना आ रहा है, 102 24। और बटे में 10 भी तो था, तो पॉइंट आ गया। तो 1022.4 रुपए मेरा ब्याज होगा। ऑप्शन में दिख रहा है कहीं 1022 तो नहीं दिख रहा, 1023 जरूर दिख रहा है। किसी किसी को ना 1021 भी दिखेगा। ध्यान दो, ये जब मैंने निकाला था तो ये 21.3056% था। ये परसेंटेज को और लूंगा तो और ज्यादा नजदीक आंसर बढ़ेगा ही, घटेगा थोड़ी। वैल्यू मैंने तो 21.3 ली, अगर 21.305 से लेता तो आंसर और बढ़ जाता ना, है ना। तो बढ़ता, तो इसका मतलब इसको मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या कहूंगा, 1023। सो आंसर ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो ये ज्यादा आसान रहेगा भाई, इस बात को ध्यान रखना, ये ज्यादा आसान रहेगा। क्लियर है यहां तक? तो भाई देख लेना ऊपर वाली कैलकुलेशन भी करके, लेकिन 4800 माइनस करना, फिर आंसर पता लग जाएगा तुम्हें। तो देख लो भाई कितने कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, समय तुम्हारा वेस्ट करने के लिए ऐसे पूछ रहे। चलो नेक्स्ट। अब एक बेलन के आधार की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों में 10% की वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ध्यान दो, क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का है। बेलन कैसा होता है दिखाते हैं आपको। ये जो मार्कर है ना, ये बेलन की शेप है, ये गोल है ना, ये बेलन, सिलेंडर बोलते हैं इंग्लिश में, ये ऐसा बेलन होता है। तो आप देखो यहां पे बेलन के आधार की ऊंचाई और त्रिज्या, बेलन के आधार की ऊंचाई यानी कि आधार क्या, ये जो दिख रहा है ना गोल गोल, ये क्या है, आधार है। और आधार की ऊंचाई क्या है, ये जितना ऊंचाई है इसकी ऊंचाई है, ये आधार और ये ऊंचाई। तो वो कह रहा है कि अगर दोनों में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है। तो मैं पहले एक बार बेलन बना के दिखाऊं तुम्हें, बोर्ड पे छाप दूं इस बेलन को। ये है बेलन, ठीक है। यहां पे ये है इसका रेडियस और ये है इसकी हाइट। क्या बात समझ में आ रही है भाई तुम्हें? अब ध्यान से देखना, बेलन को ऐसे दिखाऊंगा नीचे से, तो मैंने अभी दिखाया था, ये क्या दिख रहा है, सर्कल, सर्कल दिख रहा है ना। तो सर्कल में ये रेडियस भी तो होगा इसका, यहां से ये बीच वाले पॉइंट से ये रेडियस है और ये इसकी हाइट है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, बोला अगर आधार की ऊंचाई और त्रिज्या, ऊंचाई का मतलब हाइट और त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस, रेडियस मतलब यहां पे 10% क्या कर दी जाए, वृद्धि। उसने कहा दोनों में 10-10% की वृद्धि कर दे तो आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो भाई इसको एक तरीका तो वो कैलकुलेट कर देगा, x + y + xy/100, इससे भी कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन इससे मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहां पे रेडियस 2 बार लेना है और हाइट 1 बार लेनी है, तो टोटल 3 बार कैलकुलेशन हो रही है। तो ये तो 2 ही बार कैलकुलेशन कर सकते हैं ना 2 वैल्यू के साथ, तो ये यहां पे 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, किसी को फिर भी लग रहा है कि तो कैसे लगता है, मैं फटाफट लिख देता हूं। ये कितना आ गया, ये आ गया 21। ठीक है, अब 2 बार तो लग गया, लेकिन एक 21 फिर से इस्तेमाल होगा, किसके साथ, एक बार 10 के साथ। इससे कटाइए, 21 और 10 31, और प्लस में 2.1 33.1, ऐसे होगा भाई। ठीक है, किसी के मन में आ रहा हो तो। अब किसी को अगर देखना है ये फिर से कैसे होगा, देखो कैसे करते हैं, ध्यान रखना, ये जो पाई है ना कांस्टेंट वैल्यू, इसका इस्तेमाल नहीं करते इस टाइप के क्वेश्चंस में। ये परसेंटेज में भी आ सकता है,
मेंसुरेशन में भी आ सकता है। तो इस पाई का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप ऐसे मान के चलो कि पहले वॉल्यूम 100 था, पहले वॉल्यूम कितना था 100 था, आसान तरीका समझा रहा हूं। रेडियस 10% बढ़ गया, तो 10% का मतलब वो अब 110 हो गया, तो इस 100 का 110% निकालना, ठीक है। लेकिन रेडियस तो 2 बार होता है भाई, तो इसका फिर से 110% निकाल देना। रेडियस 2 बार ले लिया मैंने, लेकिन हाइट भी 10% बढ़ रही है, तो ये 110% निकालना है। देखो कोई भी चीज अगर 10% बढ़ रही है तो इसका मतलब आप उसको 110% निकाल दो, वो बढ़ी हुई आ जाएगी, ठीक है। 100 में जोड़ के लिख देना, अगर ये घटती ना तो 100 में से घटा के लिख देना। अब देखो क्या होगा, 100 से 100 उड़ा, 1 0 1 0, 2 0 कट गई, 1 0 ये कट गई, 11 11 11 गुणा करोगे तो 1331 बनते हैं, लेकिन नीचे एक 10 बच गया, तो आंसर बनेगा 133.1। ध्यान रखना ये आंसर नहीं आया, ये आंसर नहीं आया। मैंने कहा तुम्हारा ओरिजिनल वॉल्यूम तुमने 100 माना था, जो कि अब 133.1 हो गया इनके बढ़ने से, तो फिर कितने परसेंट बढ़ गया वॉल्यूम, तो 133.1 में से ये 100 माइनस कर देना, तो तुम कहोगे 33.1% वॉल्यूम बढ़ गया। तो 33.1% ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना माइनस नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये माइनस कर देना, ठीक है। तो 33.1%, और मेरे ख्याल से ये मेथड भी आसान है, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेथड और भी हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आई थिंक यही चल जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो दोनों x प्लस वाई वाला भी बता दिया मैंने, बस इसमें से 2 से 1 जो रिजल्ट आता है ना, जो रिजल्ट आता है उसको फिर तीसरी वैल्यू के साथ लेते हैं। तो फर्दर क्वेश्चन आपका, 2 पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रम से 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी एक पूर्ण टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली होती है तो पाइप ए और बी को खोल दिया जाता है और 2 घंटे के बाद पाइप सी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगी। तो देखो भाई, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक चैप्टर है हमारा पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी, तो उसका एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। तो 8 घंटे, 12 घंटे और तीसरा कितने हैं भाई, जो सी है वो 6 घंटे। ये ए है, ये बी है और ये माइनस का सी है। ध्यान दो, भरने वाला खाली करने वाला, इसलिए माइनस में लिखा गया। अब सबसे पहले क्या करना होता है, आपको टंकी की क्षमता लेनी होती है। भाई टंकी है कितने लीटर की, और वो कैसे लेंगे, इनका एलसीएम लोगे। इनका क्या लोगे, एलसीएम। कैसे लेते हैं एलसीएम, सुनो ध्यान से। सबसे बड़ा एक तो तरीका ये होता है, तुम ऐसे काटते हो एक नंबर जिससे 2 वैल्यू कटे। तुमने कहा 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, फिर से दोनों वैल्यू कट रही है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर से 2 वैल्यू कट रही है, जो नहीं कटे वो एज इट इज लिखनी है। फिर गुणा कर दो, 2 तिया 6 दूनी 12, दूनी 24, इनकी गुणा कर देना, एलसीएम आएगा। लेकिन सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12। 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 एकम 12, इसके पहाड़े में आता है 12 पर इसमें नहीं आता। फिर चलो आगे, 12 दूनी 24, इसके पहाड़े में भी 24 आता है, इसमें भी आता है, तो 24 ही आपका एलसीएम है। ये हमने क्या मान लिया, टंकी 24 लीटर की है, ठीक है भाई। मुझे बताओ 24 को 8 से भाग करूं तो कितना आएगा, 3। 24 को 12 से भाग करूं आएगा 2, और 24 को 6 से भाग करूं आएगा कितना, 4। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये तो टंकी की क्षमता है, ये क्या है, इनकी भरने की और खाली करने की, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो नल है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा, चलाऊंगा तो ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगा, और ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी खाली कर देगा, 1 घंटे में। ध्यान रखना। तो अब उसने क्या कहा, बोला अगर दोनों को 2 घंटे चला दें, किसको, भरने वालों को। ध्यान दो, वहां पे लिखा है कि अगर टंकी खाली है तो पाइप ए और बी को खोल दिया जाता है, और 2 घंटे बाद पाइप सी को खोले, तो 2 घंटे में होगा क्या, 2 घंटे में ए और बी चलेंगे। कौन चलेगा, ए और बी। ये भरेगा 3 लीटर, ये भरेगा 2 लीटर, तो कितना भरा गया, 5 लीटर। 5 लीटर तो 1 घंटे में भरा। ये मैंने बताया 1 घंटे की क्षमता, 1 घंटे की क्षमता यानी कि एफिशिएंसी, यानी कि 1 घंटे में ये कितना काम कर सकते हैं। तो अगर ए और बी चलेंगे तो 5 लीटर तो 1 घंटे में भर देंगे ना, ये 3 ये 2, 5 भरा, तो 2 घंटे में कितना भर देंगे, तुमने कहा 10 लीटर भर देंगे। बिल्कुल सही है भाई, 10 लीटर भर दिया, पर टंकी भरना कितना है, 24 लीटर। इसका मतलब टंकी कितनी भरनी रहेगी, 24 में से 10 घटा दो, 14 लीटर भरनी रहेगी, 14 लीटर भरनी और रहेगी ना। अब क्या कह रहे हैं
कह रहा है जैसे ही 2 घंटे हुए थे 2 घंटे बाद सी को चला दिया। अब सी को चलेगा तो होगा क्या, ये भरेगा 3 लीटर, ये भरेगा 2 लीटर, इन्होंने भर दिया 5 लीटर और ये 4 लीटर खाली कर देगा। ध्यान दो, ये माइनस क्या बता रहा है कि ये वाला नल टंकी को खाली कर रहा है। अगर ये 5 लीटर भर रहे हैं, ये 4 खाली कर रहा है, तो टंकी में तो केवल 1 ही लीटर पानी भरा जा रहा है। कब? जब ये तीनों चल रहे हैं, ये दोनों भरने वाले और ये खाली करने वाले। तो टंकी में 1 ही लीटर पानी भरा जा रहा है, तो फिर 14 लीटर भरूं तो कितनी देर लगेगी? तो तुम कहोगे 14 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो 14 लीटर ये जो बचा हुआ था इसको भरने में लगे 14 घंटे, और मैं पूछूं टंकी भरने में टोटल टाइम कितना लगा, तो तुम कहोगे सर जी 14 घंटे तो ये थे और 2 घंटे पहले वाले भी थे, तो 16 घंटे लगेंगे। और यही आंसर है। तो 16 घंटे ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो पूरी टंकी अब 16 घंटे में भरेगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, क्लियर। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:7 है। यदि अगले सत्र में 250 लड़के और 450 लड़कियां स्कूल में शामिल हो जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो अब स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? गर्ल्स की संख्या वो पूछना चाह रहे हैं। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, अनुपात समानुपात का। तो यहां क्वेश्चन को कैसे करना है? अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले भाई इंग्लिश में पढ़ लेना, स्टेटमेंट पॉज करके। एक ही मीडियम पढ़ रहा हूं ताकि क्वेश्चन ज्यादा कर सके। तो यहां क्वेश्चन में बोला कि लड़के और लड़कियों का, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो दे रखा है 5:7। ध्यान दीजिए, रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इसका मतलब इसमें से जो कटने वाला था वो हमने निकाल लिया और ये बिना कटने वाली चीज यहां बची हुई है। तो अब आप देखो, अगर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:7 है, इसका मतलब बॉयज हमने 5x मान लिए और गर्ल्स हमने 7x मान ली, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है ना। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि अगर अगले सत्र में, नेक्स्ट सेशन में 250 लड़के आ गए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 5x + 250। क्यों भाई, 250 लड़के आ गए और 450 लड़कियां आ गई, तो इसका मतलब 7x में फिर 450 ऐड कर दो। क्लियर है? ये क्या वैल्यू है हमें नहीं पता, इसलिए मैंने इसको x में मान लिया। ठीक है, पहले एक बार डिटेल देखें, यहीं से इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं तुम्हें। 5x में 250 बॉयज और ऐड हो गए और 7x में 450 गर्ल्स और ऐड हो गई, जिससे अब ये रेशियो जो है वो 2:3 यानी कि 2:3 बन गया। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, जब भी बराबर आता है तो कैलकुलेशन के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो करेंगे तो 3 पंजे 15x जमा 250 किए 750 इक्वल टू 7 दूनी में 14x प्लस 450 दूनी 900। अब इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बनेगा x। 15 में से 14x माइनस कर दिए। इसको उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 900 में से 750 गए तो कितने बने 150। तो इसका मतलब x की वैल्यू 150 हो गई। क्लियर है? तो x अगर 150 आ गया तो उसने पूछा था अब स्कूल में कितनी लड़कियां हैं। तो तुम ध्यान दो भाई, यहां पे अगर x की वैल्यू 150 है तो पहले लड़कियां कितनी हुई, तो x को मैं 150 रखूंगा तो 15 सत्ते 105 यानी कि 1050 लड़कियां थी। कब? पहले। उसके बाद क्या हुआ था, 450 लड़कियां और शामिल हो गई थी। तो इसमें अगर मैं 450 को और ऐड कर दूंगा तो लड़कियों की संख्या कितनी बनेगी, 1500। इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। क्या बात समझ में? क्लियर है? अब ये था इसका सॉल्यूशन। इसी बात को हम फिर से करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक ट्रिकी अप्रोच में। यही सब लिखूंगा मैं, लेकिन बस लिखने का अंदाज बदल दूंगा। तो अंदाज कैसे बदला जाएगा, तुम देखो, मैं इधर लिखता हूं ताकि यहां से कोरिलेट करवाऊं। ठीक है, ट्रिकें कहीं तपस्या से पैदा नहीं होती कि मैं कहूं कि मैंने तो सारी रात तपस्या करी जब जाके ट्रिक बनी। ये यहीं से आएगी। ठीक है, ये डिटेल सेक्शन है, ये सब कर सकते हैं इसको। अब देखो क्या करना है, तुमने लिखना है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना था, 5:7। कोई दिक्कत भाई इसमें? ये 5:7 शुरुआत का रेशियो है। बाद का रेशियो कितना है, 2:3। क्लियर है भाई? बॉयज कितने ऐड हुए, 250। गर्ल्स कितनी ऐड हुई, 450। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ भाई। अब क्या करना है, ध्यान से देखना। अब आपने गुणा करनी है किसकी, इसकी और इसकी। 3 पंजे कितना होता है, 15। 2 गुणा 7 कितना होता है, 14।
कोई दिक्कत भाई? यहां तक बिल्कुल आसान है। अब आपने इनका डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? इनका डिफरेंस। और डिफरेंस का मतलब क्या? 15 और 14 में कितने का गैप है? डिफरेंस मतलब उनके बीच का गैप, तो आप कहोगे 1 का ही गैप है। क्लियर है? सेम काम नीचे भी करो। 2 गुना 450 कितना बनेगा भाई? 900 बनेगा। 3 गुना 250 कितना बनेगा? 750 बनेगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में? फिर से इनका डिफरेंस लो। इनका डिफरेंस जो आएगा कितना आएगा? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। 750 और 900 का डिफरेंस कितने का है? 150 का। यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो कितने का है? 150 का है। यहां तक कहानी समझ में आई? अब आपको मैं दिखा दूं, ये और ये दोनों सेम थे। तो मुझे बताओ, क्या 3 की गुणा 5 से नहीं हुई थी? 3 पंजे 15। तो देखो यहां भी 3 की मल्टीप्लाई 5 से हो रही है। और इधर से 2 की मल्टीप्लाई 7 से हुई थी। देखो 2 की मल्टीप्लाई 7 से हो रही है। ये आगे दोनों, और फिर इनका डिफरेंस आया था, तभी तो x लिया था। तो इनका डिफरेंस कितना आया? 1 आया। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर? आसान है। सिमिलरली यहां 2 की मल्टीप्लाई हुई थी 450 से और 3 की हुई थी 250 से। वही काम यहां पर भी हो रहा है। तो आपने इसी चीज को ऐसे लिख लेना है, समय की बचत होगी। अब क्या करना है? ये जो ऊपर का डिफरेंस 1 है, वो नीचे का डिफरेंस कितना है? 150। तो तुम कहोगे कि ये जो 1 है ऊपर का डिफरेंस, ये क्वेश्चन में 150 के बराबर है। क्या ये बात समझ में आई भाई? क्लियर है मैंने क्या बोला? जो ऊपर का डिफरेंस है भाई, उसको नीचे के डिफरेंस के बराबर रख दो। तो एक यूनिट अगर 150 बना रहा है, यानी कि एक इकाई 150 बना रहे हैं, तो गर्ल्स कौन सी थी? ये वाली थी ना। 7 पहले थी, 3 बाद में आ गई। पहले 7 लड़कियां थी, बाद में 3 आ गई, तो लड़कियां कितनी होगी? 10 होगी। तो एक यूनिट अगर 150 बना रहे हैं, तो 10 यूनिट मिलके कितने बनाएंगे? 1500 बनाएंगे। और यही है आपका आंसर, और क्वेश्चन हो गया खत्म। बात समझ में आई? किसी को फिर भी समझ में नहीं आई हो तो आप कैसे निकालना कि 1 150 है तो 7, शुरुआत में तो 7 लड़कियां थी, तो 1 150 तो 7 किसके बराबर? तो 15 सत्ते 105, यानी कि 1050 आएगा। लेकिन उसमें फिर से 450 ऐड करोगे तो ये बनेगा। तो आप सीधा ही 10 की वैल्यू निकाल लो ना, तो सीधा आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी दिक्कत आए, वीडियो को रिवर्स किया करो, फिर से देखा करो, मुझे ध्यान से सुना करो। ठीक है? ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ सीखोगे।